नमस्कार दोस्तों, सीटेट एसएसटी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन यहां पर आपको कराने वाला हूं। पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी यहां पर सिलेक्ट किया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी कराऊंगा। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आतपन का संबंध है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ऊर्जा के साथ आतपन का संबंध होता है। आतपन का दूसरा नाम क्या है? सूर्यातप। आतपन का दूसरा नाम है सूर्यातप। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है, पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊष्मा आती है वही क्या कहलाती है? सूर्यातप या आतपन के नाम से उसी को ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय के मामले में मुख्य तौर पर अपनी भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान की जो व्याख्या का जो अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है, न्यायपालिका को माना जाता है। ठीक। संसद क्या करती है? संसद क्या करती है? संसद कानून बनाती है। कानून कौन बनाती है? जो कि जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है? संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संसद के पार अपार शक्तियां होती हैं। कानून निर्माण कौन करता है? कानून को कौन बनाता है? संसद कानून को बनाती है। लागू कार्यपालिका कानून को करती है। ठीक है ना? राइट आंसर मैंने आपको बताया, यहाँ पर न्यायपालिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा स्टेशन हाउस अफसर। पुलिस थाने प्रभारी का नाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर। ठीक है ना? ये होता है पुलिस थाने के प्रभारी का नाम। क्वेश्चन नंबर 4, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा? सौर मंडल से हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, जैसे ये रहा सौर मंडल है ना, सौर मंडल हम जैसे जैसे का मतलब है जब पृथ्वी सौर मंडल से दूर जाती है, सौर मंडल से पृथ्वी जब दूर जाती है तब क्या होता है? तब होता क्या है? अवधि बढ़ती जाती है परिक्रमण की, है ना। सूर्य का जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, है ना, लगाती है पूरा चक्कर, जिसको बोलते क्या है? जिसको परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमण गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। ऋतुएं बदलती रहती हैं परिक्रमण गति के कारण। 2 प्रकार की गतियां होती हैं पृथ्वी की। एक होती है घूर्णन। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में बदलाव आता रहता है। ठीक है ना? कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी ठंड, है ना, ये होता रहता है परिक्रमण गति के कारण। ठीक है ना? तो सौर मंडल से जैसे जैसे पृथ्वी दूर जाएगी तो परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करें। ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रकार का सदाबहार क्वेश्चन है, यानी कि हर बार परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आने वाला यह क्वेश्चन है, जिसको यहाँ पर आपको बताऊंगा। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर निचोड़ के बता दूंगा, जिससे कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए आप उस क्वेश्चन को नैनो सेकेंड में कर पाओ। चलिए बताता हूँ। यहाँ से आपसे पूछा है परंपरागत स्रोत के समूह। आपको पता होगा जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं दरअसल वो 2 प्रकार के मुख्य तौर पर बताए गए हैं। ठीक है ना? 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो होता है परंपरागत। परंपरागत का दूसरा नाम है अनवीकरण।
नवीकरण, ठीक है ना, अनवीकरण इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। और दूसरा प्रकार क्या होता है, अपरंपरागत, अपरंपरागत होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम है नवीकरण। ये आपके स्रोत होते हैं, ठीक है ना। तो परंपरागत की मैं बात करूं, परंपरागत ऐसे स्रोतों को कहा जाता है जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, एक बार यूज करने पर वो खत्म हो जाते हैं और इनको बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष का टाइम लगता है, लाख या करोड़ वर्ष का इनको टाइम लगता है। जब पृथ्वी पर उथल पुथल होता है तो जीव जंतु पेड़ पौधे सब धरातल के अंदर दब जाते हैं, ऊष्मा तथा दाब के प्रभाव में ये पिघलकर पुनः स्रोत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो एक प्रकार के जो कि परंपरागत यानी कि अनवीकरण स्रोत कहलाते हैं। अनवीकरण यानी कि परंपरागत के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है, खनिज तेल को शामिल किया गया है, प्राकृतिक गैस को, ईंधन को। पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। खनिज तेल, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, ईंधन एक बार यूज करोगे दोबारा आप इसका यूज नहीं कर पाओगे, वही आपके परंपरागत होते हैं, ठीक है ना। सौर ऊर्जा आपका नवीकरण है, जल विद्युत भी नवीकरण है, ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरण है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर परंपरागत बताना था, तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 6। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। गलत वाला आपको बताने हैं यहाँ पर। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। एक बात आप हमेशा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन आपको कराता हूं, यहाँ पर ये वाला यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंडिता रमाबाई से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, है ना, इनसे भी क्वेश्चन आपके अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। वो सभी जानकारी आपको यहीं पर बता देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको गलत बताना है, तो गलत यहाँ पर आपका ऑप्शन जो 4 है वो यहाँ पर हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये बात गलत है। प्रार्थना समाज ने हिंदू ग्रंथ पर विचार विमर्श किया था, जैनों पर भी किया था, बौद्ध पर भी किया है ना। इन सभी ग्रंथों का इसने विचार विमर्श करके बताया था, ना कि केवल हिंदू, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आपका डी वाला गलत है। डी वाला आपको यहाँ पर बताना था गलत, इसलिए 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि ये संस्कृत की विदुषी थी, ठीक है ना। संस्कृत की ये विदुषी थी, यानी कि संस्कृत की विद्वान महिला थी, इसलिए इन्होंने अपने घर पर ही संस्कृत को पढ़ना व लिखना सीख लिया था, ठीक है ना। इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दे दी गई थी। और इन्होंने विधवा गृह की स्थापना पुणे में की थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने की थी। इतना आपको याद रखना है पंडिता रमाबाई के बारे में। और प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए और राजा राम मोहन राय हुए, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कहा कि ऐसा ऐसा नहीं किया जा सकता है। कैसा नहीं किया जा सकता है वो आपको बताता हूं। एक व्यक्ति हुए विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। और राम मोहन राय ने किसका सुझाव दिया था? इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन, यानी कि सती प्रथा बंद हो, सती प्रथा आपकी बंद हो, इसका सुझाव किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था, वो भी प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर, ठीक है ना। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कुरान की आयतों की व्याख्या करके किस महिला ने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? किसने कहा था? तो मुमताज अली ने कहा था। मुमताज अली महिला ने कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इतना मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है ना। सुंदरवन जो डेल्टा है, इसका निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। क्वेश्चन नंबर 8, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर आपको बताना है।
यहाँ पर राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वह स्थान पुरा स्थल कहलाता है। जो आपके पुरा स्थल होते हैं ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं और ये आपके नदी के तल में भी पाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर लिखा क्या है, ये केवल केवल के कारण ये दोनों यहाँ पर गलत हुए। यहाँ पर लिखा है कभी नहीं पाए जाते नदी के तल में, परंतु पाए जाते हैं, इसलिए आपके ये लास्ट के 3 गलत हैं, पहला राइट है, तो केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर NSCERT के अनुसार आप लोग देखेंगे पुरा स्थल के बारे में। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको मैंने इतनी बता दी जानकारी जो कि यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ज्योग्राफिकल पेडागोजिकल का, है ना, और हिस्ट्री पेडागोजिकल का पूछा जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से भी पूछा जा सकता है। आपसे प्राथमिक स्रोत अथवा द्वितीयक स्रोत से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ और पिछली कई वीडियो में भी आपको बताकर लगातार बताता ही हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं, फिर आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको बताना क्या है, भूगोल शिक्षण के मुद्दे, संसाधन और संरक्षण का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, ये हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। तो ये ज्योग्राफी का एक मुद्दा हो जाएगा, पहला तो करेक्ट हो जाएगा। विकास, डेवलपमेंट एंड विस्थापन जो होता है ये भी हम लोग ज्योग्राफी में ही इसका अध्ययन करते हैं, ये भी एक प्रकार का मुद्दा हो जाएगा। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, ये तो ज्योग्राफी का मुद्दा नहीं है, ये तो आपको पॉलिटिकल का मुद्दा है, पॉलिटी का मुद्दा है, राजनीति मुद्दा है, ठीक ना। ये तो आपका विविधता और एकता ये आपकी तो पॉलिटी में आती, ये ज्योग्राफी नहीं है। आपको ज्योग्राफी वाला बताना है ना, भूगोल शिक्षण वाला। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट भी आपका ज्योग्राफी में ही आता है। तो यहाँ पर आपका नहीं कौन सा आता है, सी वाला नहीं आता है। तो जिन जिन में सी होगा उसको यहाँ से आप हटाओगे, जितने आपके बचेंगे वो राइट आंसर हो जाएंगे, सी को छोड़कर। ए बी डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ए बी डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है संघवाद। क्या कहते हैं, संघवाद उसको कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत के संविधान के अनुसार भारत ने किसी एक धर्म को समर्थन नहीं दिया है, उसके अनुसार सभी जो धर्म होंगे सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी धर्म बराबर होंगे, है ना। उसके हिसाब से सभी धर्म कैसे होंगे, बराबर होंगे धर्म, ठीक है ना। उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, जो कि भारत में अपनाया गया है, धर्मनिरपेक्ष देश भारत, ठीक है ना। सभी धर्मों का यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर संघवाद हो जाएगा। संघवाद का मतलब होता है एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। भारत में कितने स्तर की सरकार है आपको बताना है। एक तो आपकी केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है, तीसरी स्थानीय सरकार है। तो 3 स्तर की भारत में ही सरकार आपकी पाई जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे, पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखना हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यहाँ पर आपको संपूर्ण निचोड़ बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लोहे का प्रयोग तो महाजनपद काल के दौरान हुआ था, है ना। महाजनपद काल के दौरान लोहे का प्रयोग होने लगा था, और आपके जो वैदिक काल था उसमें लोहे का प्रयोग थोड़ा बहुत होता था, परंतु हड़प्पा में तो बिल्कुल भी लोहे का प्रयोग नहीं होता था। तो यहाँ पर लिखा है लोहे से बनी तकलियां, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो सी वाला सबसे पहले आप काटो, जिन जिन में होगा सी। बचेगा आपका कौन सा, बचेगा आपका यहाँ पर सेकेंड वाला, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और डी, ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग होता था, ना कि लोहे का। सोने का प्रयोग होता था, पत्थर की मोहरें बनाई जाती थी, बांट बनाए जाते थे, फलक बनाए जाते थे, है ना। और तमाम प्रकार की आकृतियों का भी निर्माण किया जाता था। पत्थर के बर्तन भी देखने को मिले हैं, तमाम प्रकार के मृद भांड आभूषण, है ना।
तो कांस्ययुगीन सभ्यता है ये वाली, इसमें लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आपको राइट आंसर बताया, यहाँ पर ए और डी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताए हैं, परंतु एक बार आपको और बता देता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन जो है ना वो एक अच्छे ढंग से हो जाए, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, कौन सा, यहाँ पर मैंने बता ही दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। अंटार्कटिका के बारे में मैंने आपको हर बार बताया है और हर बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर भारत के शोध संस्थान है, शोध संस्थान रिसर्च सेंटर कौन सा है भारत का, यहाँ पर है मैत्री, कौन सा, मैत्री है, भारती है और गंगोत्री है, दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री भारती, ये भारत के शोध संस्थान अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, एक प्रकार की बर्फ की चादरें ही यहाँ पर पड़ी रहती हैं। विभिन्न देशों के यहाँ पर शोध संस्थान रिसर्च सेंटर ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर आपको बताया मैंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कैसा भ्रम पैदा किया, पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवरीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये जो सेकेंड वाली लाइन है ये एग्जाम में आपके 4 से 5 बार रिपीट हो चुकी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको समझा देता हूँ कौन सही है कौन गलत है। रजिया जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है, बिल्कुल गलत है। एक रानी थी आपकी कित्तूर की, रुद्रमा देवी, ठीक है ना, रुद्रमा देवी थी, उसने भ्रम पैदा किया था पुरुषों जैसा, न कि रजिया ने पैदा किया था। किसने किया था, रुद्रमा देवी ने। आंध्र प्रदेश के वारंगल, ये कित्तूर की नहीं थी, ये वारंगल की थी, वारंगल की थी, ठीक है ना, वहीं की ये रहने वाली थी। जिसने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था रुद्रमा देवी ने। किसने, रुद्रमा देवी ने किया था। तो पहला वाला यहाँ पर आपका गलत हुआ। तवारीख के लेखक ये दरअसल दिल्ली सल्तनत के दौरान, है ना, दिल्ली सल्तनत के दौरान तवारीख के लेखक यानी कि जो इतिहास लिखते थे, ये इतिहास क्यों लिखते थे, क्योंकि इनको पुरस्कार मिल सके, प्रशंसा हो सके, राजाओं की प्रशंसा में ये तवारीख के लेखक अपने सम्राट या सुल्तान के बारे में लिखा करते थे। इनका मानना था कि पुरुष ही श्रेष्ठ है, महिला श्रेष्ठ नहीं होती है, पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। लिंग भेद को इन्होंने आधार बनाकर यह तर्क दिया था, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, केवल और केवल बी। ए गलत है किंतु बी सही है, ए गलत है किंतु बी सही है। यहाँ पर आपको बताऊंगा आगे क्या लिखा है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल उल्टा यानी कि विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो किसने भ्रम पैदा किया, रुद्रमा देवी ने किया था। आपको पता, मैंने यहाँ पर बता दिया। एक और महिला शासिका थी, ठीक है ना, कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दिद्दी बड़ी बहन से निकला, जाहिर है फिरोजा ने अपनी प्रिय रानी को इसने भरा संबोधन दिया होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो एनसीईआरटी में बताई जाती हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी उठाकर पूछ लिया जाता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना राज्य सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधित विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुष का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हिंदू उत्तराधिकार वाला 2005 का संशोधन एक नियम है जिसमें बताया गया है, अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो संपत्ति होगी उस संपत्ति में पत्नी का हिस्सा होगा, पत्नी के जो पुत्र या पुत्रियां होंगी उनका भी हिस्सा होगा, यानी कि महिलाओं का भी पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार होगा।
तो राइट आंसर इस प्रकार यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है किन किन का हिस्सा है, तो आपको यहाँ पर मिलता है पत्नी का हिस्सा है, उसके पुत्र का हिस्सा है और उसकी पुत्री का हिस्सा है। तो 3 आपको याद रखना है, ठीक है ना। महिलाओं को भी मिलता है यहाँ पर हिस्सा। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 16। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया? तो ये किया गया था आदिवासी एवं दलित, है ना, आदिवासी एवं दलित को ये आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी। जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सही हैं और सही कारण भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जो अकबर था, अकबर ने सभी धर्मों के गुरुओं को एक बार बुलाया था, है ना, और उसने जो उसका निष्कर्ष निकला, तो उसने निष्कर्ष बताया कि जो विद्वान होते हैं ना धार्मिक रीति और मताधानता वाले, वो अक्सर कट्टर होते हैं। वो कैसे होते हैं? कट्टर होते हैं। ये अकबर ने बताया है, ठीक है ना। इसलिए उसने किस विचार को अपना लिया? सुलह ए कुल, यानी कि सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बना लिया था। दोनों बातें यहाँ पर सही होंगी और कारण भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, भूतकाल में कैसे घटित हुआ है यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इतिहास पेडागोजी का क्वेश्चन है, यानी कि हिस्ट्री पेडागोजी का क्वेश्चन है, जिसका उद्देश्य किस चीज पर केंद्रित होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हो। ऐसे मुद्दे जिनकी चर्चा भी वर्तमान में हो रही हो, ऐसे मुद्दों को बच्चों को यहाँ पर समझाना चाहिए, या ऐसी चीजों पर ये मुद्दे आपके केंद्रित होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था नीति सामाजिक, ऐसी कौन सी नीति है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है? आरक्षण देना जो निचली वर्ग जाति से संबंधित हो, है ना, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के जो लोग हैं या उम्मीदवार हैं उनको आरक्षण देना, रिजर्वेशन देना, ये सही हो जाएगा, जो कि सामाजिक न्याय को यहाँ पर बढ़ावा देती है। और न्यूनतम मेहनताना, यानी कि मेहनत कम पड़े ऐसा कानून पारित करना चाहिए, जो कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। इसलिए दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। मैंने अभी आपको बताया था, ये करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के जो सुल्तान के टाइम में जो तवारीख के लेखक थे, उन्होंने लिंग भेद को आधार बनाकर कहा था कि पुरुष श्रेष्ठ होते हैं महिलाओं की तुलना में, है ना, पुरुषों को श्रेष्ठ बताया और ऐसी ही सलाह दी कि इस प्रकार से शासन करो। लेकिन उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे? नहीं, सारे लोग तो सहमत नहीं होते थे, कुछ ही लोग सहमत होते थे। इसलिए आपका बी यहाँ पर गलत होगा, पहला राइट होगा। पहला सही है, बी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल में जब पृथ्वी पर कोई भी उल्कापिंड अटैक करने का प्लान बनाता, यानी कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला कोई भी उल्कापिंड इस परत में आता है, तो वो तुरंत ही जल जाता है। क्या होने लगता है? वो तुरंत ही जल जाता है मध्य मंडल में आने पर। और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता जाता है।
क्षोभ मंडल की बात करूं तो इसमें मौसम की सभी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान ओला बारिश सब कुछ इसी में होता है। समताप मंडल में मौसम की कोई घटना नहीं घटित होती है ना। इसलिए यहाँ पर वायुयान यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है ना। इसमें इसको ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें ओजोन लेयर भी पाई जाती है। बाह्य मंडल जो है इसको रेडियो वाली तरंगें इसी में आपकी परावर्तित होती हैं। आयन मंडल भी बोलते हैं, ताप मंडल भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना। रिसोर्स के बारे में आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। संसाधन के बारे में सभी जो आल रिसोर्स होते हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है ना। उनका जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है सभी संसाधनों की नहीं होती बल्कि कुछ ही संसाधनों की होती है। इसलिए पहला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। सभी संसाधनों का नहीं होता है, कुछ ही संसाधनों का होता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम लोग गन्ना को टेक्नोलॉजी की सहायता से चीनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। चीनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, यही तो है समय और प्रौद्योगिकी जो संसाधन को बहुमूल्य चीज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है। ए गलत है परंतु बी सही है। राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 24, डॉल्फिन के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। करेक्ट। अलवड़ का मतलब होता है खारा पानी। खारा पानी नहीं होगा, यानी कि खारा पानी बिल्कुल नहीं होगा, उसको बोलते हैं अलवड़। और जो लवड़ वाला जल होता है इसमें लवड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी कि खारा ही खारा पानी होगा। परंतु अलवड़ का मतलब होता है स्वच्छ जल जिसमें लवड़ आपकी नहीं पाई जाती हो, उसको बोलते हैं अलवड़। तो अलवड़ जल में ही आपकी डॉल्फिन मछली पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है कि जल कितना शुद्ध लेवल का है। ये तीनों आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ए बी और सी तीनों सही हैं। 25, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चुनाव करें। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां मगर हाथी शेर पशु बकरियां दर्शाते हैं। सहारा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है ना। तो सहारा रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है, ठीक है ना, लोग यानी कि जो इतिहासकार हैं और भूगोल वेत्ता हैं वो ऐसा कहते हैं कि एक समय में यह मैदान एक हरा भरा मैदान था क्योंकि सहारा की जो गुफाएं हैं गुफाओं से प्राप्त चित्र हुए, जिस चित्र में नदियों को दिखाया गया है, मगर को भी दिखाया गया है, हाथी को भी दिखाया गया है, शेर को भी दिखाया गया है, पशु और विभिन्न प्रकार की बकरियां जैसे जानवर होते हैं उनको भी दिखाया गया है। इस अनुसार यानी कि अनुमान लगाकर कहते हैं कि एक समय ये हरा भरा मैदान होगा, तभी तो ये यहाँ पर नदियां, हाथी, शेर वगैरह सभी जानवर पाए जाते होंगे। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 26, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका दोनों हो जाएंगे और सही कारण भी यहाँ पर दिया गया है, स्पष्टीकरण। ठीक है ना। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो चोल के मंदिर थे दक्षिण भारत के, वो धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। चोल मंदिरों में ना कुछ प्रतिमाएं भगवान की भी रखी जाती थी और उसके साथ कुछ प्रतिमाएं भक्त की भी रखी जाती थी, इसलिए दोनों करेक्ट हो जाएंगे। 27, एक महापाषाण कब्र में दो कंकाल के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने तो क्या देखना होगा, मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करोगे यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे आप मान लो एक आपको बताना है दो कब्र में दो कंकाल के अवशेष मिले हैं, एक ये कंकाल है एक ये कंकाल है ना। तो इसमें से आपको बताना क्या है, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा महिला का होगा कौन सा पुरुष का होगा। तो आप क्या बता करके कहोगे कि हड्डियों की संरचना देखोगे, कंकालों के साथ मिले आभूषण देखोगे, कंकालों का आकार देखोगे, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन देखोगे। ठीक है ना। तो हड्डियों की संरचना ही सिर्फ हम लोग देखेंगे, हड्डियों की संरचना से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कंकाल महिला का है। क्यों हड्डियों की संरचना कैसे पता करेंगे, क्योंकि जो महिला होती है, ठीक है ना,
वो बच्चे को जन्म देने के बाद उसके जो कमर का हिस्सा होता है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, जिस आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि हड्डियों की संरचना से हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं, ऐसा जान सकते हैं इतिहासकार, ठीक है ना। तो इसलिए पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खाना पकाने के बर्तन स्त्रियों के साथ भी रखे जाते थे, पुरुषों के साथ भी। आभूषण भी स्त्रियों के साथ रखे जाते थे, पुरुषों के साथ भी रखे जाते थे। तो केवल ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार आपको बताना चाहूंगा, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि कंकाल का आकार छोटा है तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे का कंकाल है, परंतु ये नहीं कह सकते कि बच्चे का है या बच्ची का, यानी कि लड़की का है या लड़के का है। ये तो यहाँ पर पता नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बच्चे और बच्ची के बीच का कंकाल का कोई फर्क नहीं होता है। हम लोग यह कैसे पता लगा सकते हैं कि कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है, ठीक है ना। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, ठीक है ना, पुरुष भी आभूषण पहनते थे, महिलाएं भी आभूषण पहनती थी। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम लोग हड्डियों की जांच करते हैं, यानी कि हड्डियों की संरचना देखते हैं, ठीक है ना। और 2000 साल पहले एक वैद्य हुए जिनका नाम था चरक, जिन्होंने चरक संहिता पुस्तक लिखी थी। उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों की काफी ज्यादा संख्या है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 28। लगभग 12,000 साल पहले भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारह सिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, सही कारण भी यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, अपनी राय अवश्य यहाँ पर दें, ठीक है ना। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।